नमस्कार दोस्तों, जीके रिवीजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे चेटक बुक का रिवीजन पढ़ रहे थे। उसमें हमने 2 क्लासें लगा ली है शैक्षिक परिदृश्य की। उसमें हमने 1 से लेके 415 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं 2 क्लासों में। अगर वो पहले वाली आपने 2 क्लासें नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो वो दोनों क्लासें आपको मिल जाएगी। आज अपन रखने वाले हैं 416 से लेके और आपके प्रश्न रहेंगे 672 तक। यानी जो जितने टॉपिक दिए गए हैं इस बुक में वो सारे इस क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में लास्ट में इस बुक के लास्ट में जो आपको 150 है, 160 या 170 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पे दिए गए हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में रखने वाले हैं। तो आज की क्लास में लगभग 250 के करीबन प्रश्न रहने वाले हैं। तो ये थोड़ी सी बड़ी क्लास रहेगी, हो सकता है 1 घंटे के पास चली जाए। तो देखिएगा, बने रहिएगा पूरी क्लास में। इस क्लास में सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके। जो बाकी 150 प्रश्न बचेंगे वो नेक्स्ट क्लास में रखने वाले हैं। अगर कोई भी दोस्त चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिएगा, लाइक और शेयर करके कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को क्लास कैसी लगी। आज की क्लास में जैसे पिछले वाली क्लास का लास्ट प्रश्न हमारे पास में था, संगठन के संबंध में 4PS अवधारणा का प्रतिपादक है, तो लुथर गुलिक था, जो हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास शुरू करते हैं। जे हार्टले के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का तत्व नहीं है तो प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये उक्त कथन किसका है? तो हिलकर्ट का है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 418 नंबर में, शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताओं में शामिल नहीं है तो मूर्त अवधारणा शामिल नहीं है। शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांतों में शामिल है, कौन कौन शामिल है देखिएगा। नियोजन का सिद्धांत इसमें शामिल है, उद्देश्यों का सिद्धांत इसमें शामिल है, श्रम विभाजन का सिद्धांत इसमें शामिल है, उपरोक्त सभी। 420 नंबर प्रश्न है, विद्यालय में खेल का मैदान है लेकिन उसमें बालक खेलते दिखाई नहीं देते। इस कथन में किस का अभाव दिखाई दे रहा है? तो समन्वय का अभाव दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्देशन की प्रक्रिया का भाग नहीं है तो अनुशासन नहीं है। 422 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, लुथर गुलिक ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए हैं? तो 10 सिद्धांत बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनरी फ्योल ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए हैं? तो 14 सिद्धांत बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एल उर्विक संगठन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जड़ सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम किसकी देन मानी जाती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की देन मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय का स्पार्क प्लग निम्न में से किसे कहा जाता है? तो समय सारणी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया गया? 21 जून 2015 को बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने, निर्देशन में शामिल नहीं है नकारात्मक निर्देशन, बाकी सारे के सारे शामिल हैं। जैसे व्यक्तिगत निर्देशन है, व्यवसायिक निर्देशन है, शैक्षिक निर्देशन है, ये तीनों शामिल हैं, जबकि नकारात्मक निर्देशन इसमें शामिल नहीं है। शैक्षिक निर्देशन की विशेषताओं में शामिल नहीं है मूल्यांकन प्रक्रिया में नकारात्मक बदलाव करना, ये शैक्षिक निर्देशन की विशेषताओं में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार की विशेषताएं हैं। संचार अच्छे शिक्षण के लिए जरूरी है। संचार प्रचार का एक विज्ञान है। संचार मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का है, ये इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 31 नंबर, संप्रेषण की प्रक्रिया या तत्वों में शामिल नहीं है तो अधिगम है वो शामिल नहीं है। विद्यालय अभिलेख में शामिल नहीं है तो शिक्षक शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है? ध्रुवीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन
कौन सा हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध में कार्य में शामिल नहीं है? तो बजट निर्माण इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है, क्या क्या है? बजट निर्माण, आलेखन, निर्णय और ये है नियंत्रण। निर्णय और नियंत्रण, आलेख और बजट निर्माण, ये इसमें शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना, प्रणाली नियंत्रण, एक तरीके से नियंत्रण भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर, किसको छोड़कर होते हैं? शिक्षा मंत्री को छोड़कर होते हैं। स्कूल प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष इसका अभिभावक होता है। स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की कुल संख्या निर्धारित की गई, कितनी की गई? 16 की गई। स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई, कब की गई? अमावस्या को की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न है, स्कूल प्रबंधन समिति में कम से कम कितनी महिलाओं का होना आवश्यक है? तो 8 महिलाओं का होना आवश्यक है, यानी 16 सदस्य होते हैं जिसमें 8 महिलाएं, यानी 50%। आगे प्रश्न भी आ जाएगा। गणपूर्ति के अभाव में स्कूल प्रबंधन समिति की पुनः बैठक आयोजित की जाती है, तो 7 दिन के बाद में आयोजित की जाती है। स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक कार्यकारिणी समिति के गणपूर्ति आवश्यक है, तो 33% आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 444। स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को साधारणतः कार्यकाल होता है, तो इसका साधारणतः कार्यकाल कितने का होता है? 2 वर्ष का होता है। स्कूल प्रबंधन समिति का वार्षिक अंकेक्षण किया जाता है, तो ऑडिटर सहकारी समिति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष अन्य किस समिति का अध्यक्ष भी हो सकता है? तो विद्यालय साधारण सभा का। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्यालय होता है, तो इसका जो मुख्यालय वो विद्यालय ही होता है। विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव होता है, तो प्रधानाध्यापक इसका सचिव होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन किया गया जहां विद्यालय संचालित है, तो कहां पे किया गया? जहां पे विद्यालय संचालित है, कक्षा 1 से 8 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति एसएमडीसी का गठन किया गया जहां विद्यालय संचालित है, तो एसएमडीसी का जो कार्यकाल होता है वो इसका संचालन कहाँ पे किया, इसका गठन कहाँ पे किया गया? जहाँ पे स्कूल संचालित है कक्षा 9 से 12 तक। स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी के उद्देश्यों में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित हैं? विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना, विद्यालय हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटर करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है एसएमसी का। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति एसएमडीसी का अध्यक्ष होता है, तो संस्था प्रधान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकीय विद्यालयों की विद्यालय विकास योजना तैयार की जाती है, तो स्कूल प्रबंधन समिति के द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूल प्रबंधन समिति की राजस्थान में एक शैक्षिक स्तर में न्यूनतम साधारण सभा की कितनी बैठकें आयोजित करनी आवश्यक होती है? तो 3 बैठकों को करना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 55, इसमें दिया गया आरटीई 2009 की किस धारा के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया? तो धारा 21 के तहत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान आरटीई 2011 की किन नियमों में विद्यालय प्रबंधन समिति का वर्णन किया गया? तो नियम 3, 4, 5 में, नियम 3, 4, 5 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रारूप को कब प्रारंभ किया गया? तो 10 मई 2011 को प्रारंभ किया गया। राजस्थान में विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रारूप में संयुक्त शासन सचिव
के द्वारा संशोधन कब किया गया? तो 21 जून 2016 को किया गया। 21 जून 2016 को किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, विद्यालय प्रबंध समिति को वर्तमान में किसके साथ जोड़ा गया है? तो समग्र शिक्षा अभियान के साथ में जोड़ा गया है। विद्यालय प्रबंध समिति को समसा यानी समग्र शिक्षा के साथ कब जोड़ा गया? तो 2018 में जोड़ा गया। विद्यालय प्रबंध समिति की कितनी धाराएं हैं? तो 30 धाराएं हैं। विद्यालय प्रबंध समिति की किस धारा में उद्देश्यों का वर्णन किया गया है? तो धारा 3 में उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। प्रश्न नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने, 463 नंबर क्वेश्चन है। विद्यालय प्रबंध समिति की धारा 4 के अनुसार स्थानीय विधायक, इसमें दे रखा है अनुसार स्थानीय विधायक साधारण सभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? अच्छा, स्थानीय जो विधायक है ना, वो साधारण सभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध समिति की धारा 8 के अनुसार साधारण सभा के सदस्यों के कार्यकाल की सम्मानित क्या आधार है? कि सम्मानित क्या आधार है? तो इसमें दे रखा है आपको सदस्य को त्यागपत्र, सदस्य की पद पे रहते मृत्यु, अभिभावक की संतान का विद्यालय छोड़ना। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध समिति का नाम किसके अनुसार रखा जाएगा? तो संबंधित विद्यालय के अनुसार उसका नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 466 नंबर आ जाता है, विद्यालय प्रबंध समिति की साधारण सभा की बैठकों के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो साधारण सभा विद्यालय प्रबंध समिति की उप समिति है। बैठकों की गणपूर्ति में 1/4 सदस्य हैं। ठीक है। बैठक की सूचना 4 दिन पहले दी जाती है। राजस्थान में जुलाई से मार्च तक 3 बैठकें होती हैं, यानी 3 बैठकों को तो करना अति आवश्यक है। विद्यालय प्रबंध समिति की उप समितियां कौन कौन सी है? तो साधारण सभा और कार्यकारी समिति। विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारी समिति के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो इसमें 16 सदस्य होते हैं, सही है। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, ये भी सही है। इसमें अभिभावक की सदस्य संख्या 3/4 है और इसकी बैठक अमावस्या के दिन होती है, ये एकदम बात सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 469 पे हैं। कार्यकारी समिति की बैठकों की गणपूर्ति कितनी होती है? तो 33% होती है। विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के क्या कार्य हैं? तो निर्णय मत लेना, यानी निर्णायक मत लेना, बैठकों की अध्यक्षता करना, आय व्यय पे नियंत्रण रखना, ये इसका कार्य है। कार्यकारी समिति के सचिव के क्या कार्य हैं? तो बैठकों का एजेंडा तैयार करना, बैठक आहूत करने की सूचना जारी करना, वित्त संबंधित आंकड़े तैयार करना। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कार्यकारी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित नहीं है तो अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? तो समिति का अन्य सदस्य काम करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय विकास कोष किसके अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है? तो अध्यक्ष और सचिव दोनों के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है। विद्यालय प्रबंध समिति के प्रशासनिक कार्य और पत्र व्यवहार किसके द्वारा किया जाता है? तो सचिव के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 475, कार्यकारी समिति के सदस्यों का कार्य किन परिस्थितियों में समाप्त माना जाएगा? तो ये माना जाएगा यदि अभिभावक बिना सूचना 3 बैठकें अनुपस्थित रहता है, अभिभावक पर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए और अभिभावक पद से त्याग पत्र दे दें, तो इस परिस्थिति में कार्यकारी समिति के सदस्यों का कार्य किन परिस्थितियों में समाप्त माना जाएगा? तो ये 3 कंडीशन होगी तब उनका समाप्त माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध समिति के प्रमुख उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं? विद्यालय की विकास
योजनाओं के प्रारूप को तैयार करना, सही है। विद्यालय कोष का निर्माण करना, विद्यालय में संचालित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की मॉनिटरिंग करना, ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, विद्यालय प्रबंध समिति की साधारण सभा के सदस्य कौन कौन हैं? कौन कौन होते हैं? अभिभावक एवं संरक्षक होते हैं, विद्यालय के अध्यापक व प्रबंधक होते हैं, विद्यालय क्षेत्र से संबंधित पंचायती राज में नगरीय निकायों के कुछ पदाधिकारी या अध्यक्ष होते हैं, विद्यालय द्वारा मनोनीत 2 सदस्य भी होते हैं। साधारण सभा के सदस्यों से वार्षिक शुल्क एवं चंदा कितने रुपए लिया जाता है? तो कोई शुल्क और चंदा नहीं लिया जाता उससे। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध समिति की धारा 26 के आधार पर समिति के सदस्यों को मासिक वेतन या मानदेय कितने रुपए दिया जाता है? तो कोई वेतन नहीं दिया जाता। नेक्स्ट प्रश्न है 480 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। कार्यकारिणी के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, एकदम सही है। यदि किसी सदस्य का पद खाली है तो साधारण सभा अगली बैठक में सदस्य को निर्वाचित करती है, सही है। सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाएगा, ये सभी है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध समिति की किस धारा के अनुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार समिति के गठन में परिवर्तन किया जा सकता है? तो धारा 28 के तहत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्कूल प्रबंध समिति एसएमसी के कार्यों के बारे में सही नहीं है? तो अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, ये इसके बारे में सही नहीं है, ये काम नहीं करता। ये निम्न में से किस स्तर पर विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटरिंग करने हेतु विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी के गठन का प्रावधान किया गया है? तो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है, विद्यालय प्रबंध समिति का निम्न में से कौन सा कार्य है? तो कौन सा है? समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या अन्य स्रोतों से प्राप्त सहायता एवं अनुदान राशियों के उपयोग को मॉनिटर करना, विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटर करना, शाला के निकास हेतु विद्यालय विकास योजना तैयार करना एवं उनकी सिफारिश करना, ये इनके कार्य हैं। राज्य के सभी राजकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जन सहभागिता के आधार पर विकास करने पर स्कूल की प्रबंध व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु गठित निकाय तो कौन सा है? स्कूल प्रबंध समिति है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरटीई एक्ट की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति में कितनी प्रतिशत महिलाएं सदस्य होगी? तो 50% होगी। जैसे 16 सदस्य होते हैं उसमें 8 महिलाओं का होना आवश्यक है, तो 50% हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध को न ज़्यादा कठोर न ज़्यादा लचीला होना चाहिए, इसे प्रदर्शित करने वाला सिद्धांत है लोच का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, एसएमसी की कार्य समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो कार्यकारिणी समिति के सदस्य करते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंध समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावक की न्यूनतम आर्थिक सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट होती है, तो 75% होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समिति सदस्यों का कम से कम 3/4 होना चाहिए, 3/4 3/4 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 491, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना।
नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश की कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा में निवेश करना है? तो 6% शिक्षा में निवेश होगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आंकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया? तो ये प्रख नाम दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो प्रारूप किस प्रारूप पे आधारित है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो ये प्रारूप पे आधारित है, 5-3-3-4 पे आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट में कब मंजूरी प्रदान की गई? तो 29 जुलाई 2020 को, यानी 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामान्य अध्यापक विद्यार्थी अनुपात क्या निर्धारित किया गया? तो 1:30 निर्धारित किया गया, यानी 30 विद्यार्थियों पे एक अध्यापक होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो वर्ष 2030 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अनुसार किस कक्षा तक बस्ता अनिवार्य नहीं होगा? तो प्री प्राइमरी तक बस्ता अनिवार्य नहीं है। प्री प्राइमरी वाले ऐसे ही आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो शिक्षा मंत्रालय रख दिया इसका नाम। NEP 2020 के अनुसार किस कक्षा से कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा? तो कक्षा 6 होगा। नेक्स्ट है NEP 2020 में निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई? तो बहुभाषावाद की सिफारिश की गई। नेक्स्ट प्रश्न है NEP 2020 के अनुसार कक्षा समावेशी होनी चाहिए, रचनात्मक मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जाए, अधिगम को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ा जाए और तार्किक निर्णय व नवाचार को प्रोत्साहित किया जाए। ये घटनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है NEP 2020 में मूल्यांकन के संदर्भ में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया? तो 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया। NEP 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए तो प्रयोगात्मक होना चाहिए। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए तो अन्वेषण व खोज पे आधारित। नेक्स्ट प्रश्न है NEP 2020 किस पे बल देती है? तो वैचारिक समाज पे बल देती है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है NEP 2020 बालकों के किस आयामों की प्रगति एवं अद्वितीयता को शामिल करना चाहता है? तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो बालक को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 511 NEP 2020 के अनुसार आंकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो सभी विद्यार्थियों के लिए उसके अधिगम और विकास का अनुकूलन करना। नेक्स्ट प्रश्न है NEP 2020 किसका समर्थन करती है? तो बालकों का समग्र विकास, अनुभवात्मक शिक्षा और पाठ्यक्रम में लचीलापन, इसका समर्थन करती हैं। NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन
अनुपात GER को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 50%। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 514 नंबर। NEP 2020 प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? तो जिज्ञासात्मक, सृजनात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। नेक्स्ट प्रश्न है 2020 में प्रस्तावित बदलाव है तो मानकीकरण से लचीलापन, मानकीकरण से लचीलापन है। नेक्स्ट प्रश्न है NEP 2020 के अनुसार ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? तो शिक्षा बैंक क्रेडिट या प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? तो मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 518 नंबर। NEP 2020 किसे समाप्त करना चाहती है? तो MPhil को समाप्त करना चाहती है। नेक्स्ट प्रश्न है NEP 2020 सभी प्रकार के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों का नियंत्रण रखने के लिए किसे स्थापित करना चाहती है? तो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF को। नेक्स्ट प्रश्न है NEP 2020 में किस पे बल दिया गया? तो शिक्षा की पहुंच, समानता व वहनीय गुणवत्ता व उत्तरदायित्व, इन सभी पे क्या है उसने बल दिया है। गुणवत्ता या उत्तरदायित्व पे, शिक्षा की पहुंच पे, समानता पे और वहनीय पे। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 521। NEP 2020 के उद्देश्य हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं? भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, शिक्षा में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय को नवाचारों को प्रोत्साहित करना, बालक में जरूरी कौशलों को विकसित करना। नेक्स्ट प्रश्न है NEP 2020 में फाउंडेशन स्टेज की आयु वर्ग क्या है? तो 3 से 8 वर्ष है। NEP 2020 में शिक्षकों को उन्नयन करने के लिए व्यवस्था की गई तो नेशनल मेटरिंग ब्लॉक की। नेक्स्ट प्रश्न है NEP 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक पढ़ाई किस भाषा में होनी चाहिए? तो मातृभाषा में होनी चाहिए, स्थानीय भाषा में होनी चाहिए या क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 525। NEP 2020 के अनुसार किस कक्षा से बालक को विदेशी भाषा सीखने का विकल्प मिले? तो कक्षा 9 से विदेशी भाषा सीखने का, जैसे अंग्रेजी है। NEP 2020 के अनुसार अध्यापक समय का व्यावसायिक विकास करने के लिए प्रत्येक वर्ष कितने घंटे के व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में हिस्सा ले? तो 50 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न है NEP 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले स्कूलों में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात होना चाहिए तो 1:25 होना चाहिए। 25 विद्यार्थियों पे एक अध्यापक होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है NEP 2020 के अनुसार अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPST किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? तो NCTE के द्वारा तैयार किया जाएगा, NCTE के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 529। NEP 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों को महीने में कितने दिन स्कूल में बस्ता नहीं लाना है? तो कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को 10 दिन, NEP 2020 के अनुसार है ये, 10 दिन बस्ता नहीं लेके आना। मौज कर दी यहाँ पे। तो NEP 2020 के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो एक औरत की पढ़ाई पर सर्टिफिकेट, एक औरत नहीं, यहाँ पे 1 वर्ष होना चाहिए। 1 वर्ष की पढ़ाई पे, यहाँ पे यहाँ पे वर्ष होगा शायद। 1 वर्ष की पढ़ाई पे सर्टिफिकेट होगा, 2 वर्ष की पढ़ाई पे डिप्लोमा होगा,
3 वर्ष की पढ़ाई या 4 वर्ष की पढ़ाई पे उसको डिग्री मिलेगी। तो 1 वर्ष की पढ़ाई पे सर्टिफिकेट, 2 वर्ष की पढ़ाई पे डिप्लोमा, 3 वर्ष की पढ़ाई या 4 वर्ष की पढ़ाई पे उसको डिग्री मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है 531, अनिपी 2020 राष्ट्रीय स्तर की किन संस्थाओं को समाप्त कर उसके स्थान पर रेगुलेटरी बॉडी को स्थापित करना चाहती है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, AICTE, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, NCTE। नेक्स्ट है अनिपी 2020 के अनुसार कक्षावार बस्ते के वजन का मिलान करें। कौन सी कक्षा में कितने वजन का बस्ता होना चाहिए? तो एक तरफ तो आपको कक्षा दे रखी है और एक तरफ आपको मिलेगा बस्ते का वजन। जैसे कक्षा 1 से 2 पहली और दूसरी में जो वजन होना चाहिए वो पहले का होना चाहिए 1.6 से, यानी 1.6 से 2.2 kg। नेक्स्ट है कक्षा 6 से 7 में क्या होना चाहिए? 2 किलो से 3 किलो वजन होना चाहिए। कक्षा 9 से 10 में होना चाहिए 2.5 किलो से 4.5 किलो वजन हो सकता है। और कक्षा 11 से 12 में 3.5 से 5 किलो होना चाहिए। लेकिन हमारे तो यहाँ पे कक्षा 10 में तो क्या 15-15 किलो वजन हो जाता है, और इंग्लिश मीडियम का तो कहना है क्या। नेक्स्ट देखो अनिपी 2020 में कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। अनिपी 2020 में कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 534, अनिपी 2020 के 4 भागों में क्या क्या शामिल हैं? तो क्या क्या शामिल हैं? स्कूल शिक्षा शामिल है, उच्चतर शिक्षा शामिल है, अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे शामिल हैं, क्रियान्वयन की रणनीति शामिल है। अनिपी 2020 पे बल दिया गया किस पे? बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना, सभी स्तर पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट प्रश्न है अनिपी 2020 से संबंधित सही कथन का चयन करें। तो स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण, समग्र और बहुविषयक शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है 537, अनिपी 2020 किन विचारणीय मुद्दों पर बल देती है? तो व्यावसायिक शिक्षा पर, प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखने पर, भारतीय भाषाओं पे, कला और संस्कृति का संवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है एनईपी 2020 उच्चतर शिक्षा में किन सुधारों पे बल देती है? तो उच्चतर शिक्षा में क्षमता और समावेश, व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आंकलन, नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त अकादमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना। नेक्स्ट प्रश्न है 539, अनिपी 2020 में क्रियान्वयन की रणनीति पे बल दिया गया, निम्न में से कौन सही है? तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण, वित्त पोषण, सभी के लिए वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कार्यान्वयन। नेक्स्ट प्रश्न है एनईपी 2020 में शामिल है, क्या क्या शामिल है? ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, सीखने के लिए अनुकूलन वातावरण एवं छात्रों को सहयोग करना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सिखाने की नींव, शिक्षा सीखने की नींव है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। आरटीई 2009 कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था आरटीई 2009। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, तो 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पे लागू नहीं होता है, ये 14 वर्ष तक ही लागू होता है। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है?
अनिवार्य शिक्षा है तो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, निःशुल्क। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्देशित किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आवश्यक अनुपात होगा अध्यापक विद्यार्थी का तो 40 हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए तो 45 घंटे प्रति सप्ताह। आरटी 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा, तो विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा कराना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा कराना होगा। ये टीचर के कुछ एक दायित्व हैं जो इनको निभाने हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके पास में 548 नंबर क्वेश्चंस। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता, तो प्लस पोलियो कार्यक्रम में किसी भी अध्यापक को नहीं लगाया जाएगा। इसमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं, तो अनुच्छेद 30A के अनुसार ये बात कही गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष होना चाहिए, कक्षा कक्ष है तो आयु के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 551। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालकों में जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो कमजोर वर्ग के बालकों से क्या तात्पर्य है, तो ऐसे अभिभावकों के बालकों में से जो सरकार द्वारा निर्धारित एक न्यूनतम सीमा, एक उनकी वार्षिक आय दी गई है, उससे अगर नीचे पैसे कमाते हैं तो वो क्या है, कमजोर वर्ग के बालक में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है, तो 45 घंटे की। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, नियमित विद्यालयों, अच्छा बीच में खाली स्थान दे रखा है, सॉरी, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है खालिस्तान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो नियमित विद्यालयों में निःशक्त, बीच में खालिस्तान की जगह आएगा, नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक स्तर अवसर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 554 नंबर प्रश्न आ जाता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का तात्पर्य क्या है? उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ ही उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 556 है, भारतीय संविधान के लिए कि किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21A के तहत किया गया है। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। तो 6 से 14 वर्ष
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने वर्ष 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक को सभी विद्यालय में अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। जोड़ने हेतु विशेष प्रशिक्षण लागू करने पे जोर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक यह कर्तव्य होगा कि आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतानों को प्रवेश दिलाए। वो धारा 10 के अनुसार है, धारा 10 में ही। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही नाम है? तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में से किस पे ध्यान नहीं दिया गया? तो 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? तो इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है, बाकी सही है। ये क्या है? संबंध सही नहीं है, बाकी सही है। इसका अध्याय 6 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से, इसका अध्याय 6 है बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंध है, एकदम सही है। इसकी धारा 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंध में है, एकदम बात सही है। इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र से प्रतिबंधित करता है। निजी तंत्र को क्या है? शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है। वो क्या है? कोई अपना निजी पर्सनल ट्यूशन नहीं चला सकते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका भाग 14 है वो प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, बाकी सही है। देखो क्या क्या सही है। इसका भाग धारा 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है। इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान है। इसका भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन और निषिद्ध 28 भाग है, उसमें क्या है? निजी ट्यूशन और निषिद्ध करता है। निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है, रोक लगाता है उस पर कि आप निजी ट्यूशन नहीं करवा सकते बच्चों को। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? तो बालकों के लिए या बालकों को दिए गए मूल अधिकारों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु इसको आवश्यक था। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियमित किया गया तो भारत की संसद द्वारा। नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंध समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावक की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्देशित है, तो 75% है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके पास में 567। पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि कक्षा में 61 से 90 के बीच में छात्र भर्ती हैं तो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो 3 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक में 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी तो 6 शिक्षकों की संख्या होगी। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कंपटीशन शुल्क लेता है तो उसके लिए क्या दंड दिए जाना, क्या प्रावधान है? तो लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक दंड
जैसे किसी व्यक्ति से उन्होंने 100 रुपये लिए हैं तो उसका आपको उसको जो दंड दिया जाएगा वो 1000 रुपये का दिया जाएगा, यानी उसका क्या है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो दंड लिया है उसका 10 गुना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। तो सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक वो क्या होगा, हकदार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाता? तो शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना। शैक्षिक कैलेंडर या फिर इसको बोल सकते हैं पंचांग का विनिश्चय करना। किसी बालक को प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि का आरटीई एक्ट 2009 में क्या प्रावधान किया गया है? 6 माह का। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो संविधान के जो अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियम आरटीई का राजस्थान में क्या नाम है? तो आरटीई का नाम है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति एसएससी में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा? तो 50% होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है? तो अध्याय 4 में। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? तो बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं ले रहा, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेश किया जाएगा? तो उसकी आयु के अनुसार उसको प्रवेश किया जाएगा। ठीक है, आयु के हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय संबंध समिति का गठन किया जाता है, तो जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्यों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होंगे? तो क्षेत्र का BEO इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 580 नंबर, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधानानुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है। बैंक खाते की अभिलेख, एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है तो इसमें बैंक खाते के अभिलेख आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी? तो केंद्रीय सरकार करेगी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व क्या होगा? तो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपकी स्क्रीन पे 583 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, बालकों और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 यानी संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है? तो राज्य सलाहकार जो परिषद है वही उसमें क्या है, सक्षम है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जैसे संशोधन 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं
की नियमित परीक्षा ली जाएगी तो 5वीं और 8वीं की ली जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? तो शैक्षिक कैलेंडर या पंचांग का विनिश्चय करना। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 फर्स्ट के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है तो SIERT। नेक्स्ट है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक के प्रवेश पे अध्यापकों की संख्या क्या रखनी चाहिए? तो 2 रखनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा खालिस्तान से कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित है तो प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा सम्मिलित है, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। नेक्स्ट है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग एवं सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़े वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित हैं, परिभाषित हैं, असुविधाग्रस्त समूह में है, यानी वंचित समूह में है वो। नेक्स्ट है 590, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालिका प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा तो सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक वो क्या होगा? हकदार होगा विद्यार्थी। RTE एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का एक कर्तव्य होगा कि यदि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? धारा 10 में, धारा 10 के अनुसार है ये। नेक्स्ट है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्न कितने प्रतिशत बच्चे हैं वो पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए? तो 25% बच्चे हैं वो प्रविष्ट होने चाहिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियमित किया गया तो भारत की संसद। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया तो भारत की संसद। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 594 नंबर, 10 वर्ष की आयु का बालक जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया हो किस कक्षा में प्रवेश के योग्य है? तो 5वीं क्लास में प्रवेश के योग्य हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 595, इसमें हमें दे रखा है राज्य में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू करने की दृष्टि में जिन नियमों का प्रथमतः निर्माण किया गया उसका शीर्षक रखा गया राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा, ये बात गलत है, बाकी सही है। एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा, एकदम सही है। एक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, एकदम सही है। एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराए तो वो दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र अपना एडमिशन दूसरे स्कूल में भी ले सकता है, ये उसको अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 में निम्नलिखित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? तो भाग 16। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या में कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? तो 10%।
बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष से न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या है, तो 1000 घंटे है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी, तो होगी 6। आरटीई एक्ट अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है, तो विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, आरटीई एक्ट अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है, जो छात्र शिक्षक अनुपात से है। नेक्स्ट प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया था, तो NCERT। नेक्स्ट है, राजस्थान आरटीई एक्ट 2011 के संबंध में सही कथन का चयन करें, तो इसमें अध्याय 10 हैं, 10 अध्याय या भाग हैं और 29 धाराएं या नियम हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 605, राजस्थान सरकार ने आरटीई 2011 के संबंध में अधिसूचना कब जारी की, तो 29 मार्च 2011 को। 29 मार्च 2011 को राजस्थान आरटीई एक्ट 2011 को आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा के प्रावधानों के आधार पर तैयार किया गया, तो धारा 38। राजस्थान आरटीई 2011 की किस धारा या नियम में विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना और कर्तव्यों का वर्णन किया गया, तो धारा 4 में। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है स्क्रीन पे 608, राजस्थान आरटीई 2011 के अनुसार विद्यालय विकास योजना के संबंध में सही कथन का चयन करें। विद्यालय प्रबंध समिति उस वित्तीय वर्ष जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया, अंत से कम 3 माह पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय योजना होगी। विद्यालय विकास योजना में 3 वर्षीय उप योजना होगी। विद्यालय विकास योजना पे विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव के हस्ताक्षर भी होंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान आरटी 2011 की धारा नियम 5 के अनुसार विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित में से कौन ब्यौरे शामिल होंगे, कौन से ब्यौरे शामिल होंगे, तो प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन का प्राकलन, विद्यालय को कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 के लिए अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता की संख्या की आवश्यकता, विद्यालय की भौतिक और वित्तीय आवश्यकता, विद्यालयों के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अन्य आवश्यकता। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम क्या है, क्या नाम है? राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधानानुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है, तो बैंक खाते के अभिलेख आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है स्क्रीन पे 612, राजस्थान में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू करने की दृष्टि से जिन नियमों का प्रथमतः निर्माण किया गया उसका शीर्षक रखा गया है, तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010। नेक्स्ट है, 10 वर्ष की आयु का बालक जो पूर्व कभी स्कूल नहीं गया हो किस कक्षा में प्रवेश लेने के योग्य है, तो 5वीं क्लास में प्रवेश लेने के वो योग्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान आरटी 2011 की धारा या नियम 6 के अनुसार विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले बालकों की प्रशिक्षण की समय अवधि क्या है निर्धारित की गई, तो न्यूनतम 3 माह और अधिकतम 2 वर्ष।
देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान आरटी 2011 की धारा 7 के अनुसार विद्यालय की दूरी के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो ये बताना है आपको, प्रत्येक 1 किलोमीटर में एक प्राथमिक विद्यालय होगा, प्रत्येक 2 किलोमीटर में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा, उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। नेक्स्ट है दुर्गम और कठिन छितराई जनसंख्या वाले क्षेत्रों में उनकी न्यूनतम जनसंख्या 150 है तथा कक्षा 6 से 11 वर्ष के बालकों की संख्या 20 है। वहाँ पे प्राथमिक दुर्गम कठिन क्षेत्रों में 2 प्राथमिक विद्यालय होंगे, 2 प्राथमिक विद्यालय होंगे तथा कक्षा 5 में 30 विद्यार्थी हैं, वहाँ पे एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। ये इसके आरटी 2011 की धारा के अनुसार है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान आरटी 2011 की किस नियम धारा के अनुसार कमजोर वर्ग के बालकों को भी निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर आरक्षण मिलेगा? तो ये धारा 10 में कहा गया है। राजस्थान आरटी 2011 के अनुसार निजी विद्यालयों में प्रवेश दिए गए बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। राजस्थान आरटी 2011 के अनुसार यह कौन सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में किसी भी बालक के साथ जाति, भाषा, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएंगे? तो राज्य सरकार है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 619। राजस्थान आरटी 2011 के प्रावधानों की प्रभावी कार्यान्वयन पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए किसका गठन किया गया? तो राज्य सलाहकार परिषद का। राजस्थान आरटी 2011 की धारा 11 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित विद्यालय को किस माह में की जाएगी? तो अक्टूबर से जून में की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान आरटी 2011 के नियम 12 के अनुसार बालक की आयु के सबूत के लिए दस्तावेज हैं, तो क्या क्या हैं? जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम सन 1969 के आधार पे जन्म प्रमाण पत्र, और यह हो जाएगा आंगनवाड़ी अभिलेख, अस्पताल आंगनवाड़ी अभिलेख, आगे दे रखा है आपको अस्पताल, या आप कह सकते हैं ANM अभिलेख, ये होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें राजस्थान आरटी 2011 के किस नियम के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बालकों का अभिलेख रखेंगे? तो धारा नियम 9 में। राजस्थान आरटी 2011 की किस धारा में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों के उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है? तो धारा 8 में, धारा 8 में। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान आरटी 2011 के अनुसार विद्यालय की मान्यता किस अधिनियम के आधार पर दी जाएगी? तो राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम सन 1989। राजस्थान आरटीई 2011 के अनुसार बालकों की फीस की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार किसे करेगी? तो विद्यालय को। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम सन 1989 के अनुसार निजी विद्यालय की मान्यता कब वापस ली जा सकती है? किसी भी समय। बच्चे का आंगनवाड़ी रिकॉर्ड उन्हें प्रवेश दिलाने में मदद करता है स्कूल में। नेक्स्ट प्रश्न है 628। राजस्थान आरटी 2011 के अनुसार अध्यापकों को दिया जाने वाला वेतन भत्ते सेवा शर्तों पर निर्धारित होता है? तो राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम सन 1971, राजस्थान पंचायती राज नियम सन 1996 और राजस्थान पंचायती राज प्रबोधन सेवा नियम 2008, ये सभी। नेक्स्ट है राजस्थान आरटी 2011 के अनुसार अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा।
राजस्थान आरटी 2011 के नियम 18 के अनुसार अध्यापकों को किस अधिनियम में लागू करने की कितने समय के अंदर न्यूनतम योग्यता को अर्जित करना है? तो 5 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 631 नंबर। राजस्थान आरटी 2011 के किस नियम या धारा में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात का वर्णन किया गया? तो धारा 21 में किया गया है। राजस्थान आरटी 2011 की धारा 22 के अनुसार राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है? तो SCERT है। नेक्स्ट प्रश्न है 633। राजस्थान आरटी 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के कितने समय के अंदर बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा? तो 1 माह। राज्य सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है। राज्य सलाहकार परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? राज्य परियोजना निदेशक या सर्व शिक्षा अभियान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य सलाहकार समिति के पदेन सदस्य होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव, निदेशक SCERT, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 637। राजस्थान सलाहकार परिषद के संबंध में सही कथन का चयन करें। इसमें एक अध्यक्ष व 14 सदस्य होते हैं। परिषद में 1/3 सदस्य महिला होती है। परिषद की बैठक 3 माह में होनी जरूरी है। परिषद में एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होगा। नेक्स्ट है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? तो 23 फरवरी 2010 को जयपुर में की गई। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितने हैं? तो 1098 है। नेक्स्ट है राजस्थान आरटी 2011 के नियम 29 के आधार पर शंकाओं का निराकरण कौन करेगा? तो शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार करेगी। नेक्स्ट है राजस्थान आरटी 2011 की धारा या नियम 25 के अनुसार माता पिता या अभिभावक अपनी शिकायत किसे करेंगे? तो विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष को करेंगे। मान्यता प्राप्त किसी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग के बालकों को सीटों में प्रवेश पर कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? तो 25% सीटों पे आरक्षण उसको मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आरटी 2009 की किस धारा के अनुसार कमजोर वर्ग के बालकों को निजी विद्यालयों में 25% सीटों का आरक्षण है? तो धारा 12 है। राजस्थान आरटी 2011 की किस धारा नियम के अनुसार कमजोर वर्ग के बालकों की को सीटों में आरक्षण है? तो धारा 10 में। कमजोर वर्ग से तात्पर्य है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बालक से है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान सरकार ने दुर्लभ वर्ग है या एक तरीके से अपन इसको कमजोर वर्ग भी कह सकते हैं में कि वार्षिक आय को वार्षिक 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2.5 लाख कर दिया गया है। और ये कब किया गया है? तो वो 18 मई 2020 को किया गया। पहले उनकी जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए थी कि इससे नीचे अगर कोई जिएगा, जीवन यापन करेगा तो वो क्या होगा? गरीबी रेखा से नीचे आ जाएगा एक तरीके से। अब इसको बढ़ा के 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। वो कब किया गया? 18 मई 2020 को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 647 नंबर। निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश लॉटरी के आधार पर दिया जाएगा। तो लॉटरी में जो वरीयता है वो किन बच्चों को दी जाएगी? तो कैचमेंट एरिया है यानी विद्यालय के जो आसपास का जो एरिया है उनके बच्चों को सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश किस आधार पर दिया जाएगा? तो लॉटरी की प्रक्रिया के आधार पर दिया जाएगा। निजी विद्यालयों में बालिकाओं को कक्षा 12 तक की फीस किस योजना के अंतर्गत भरी जाएगी? तो इंदिरा महिला शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है इंदिरा महिला शक्ति फीस पुनर्भरण योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कब की गई? तो 10 अगस्त 2022 को की गई थी। इंदिरा महिला शक्ति निधि की स्थापना कब की गई? तो 18 दिसंबर 2019 को। राजस्थान सरकार आरटी 2011 के अनुसार बालकों की निजी विद्यालय में
आरक्षित सीटों पर फीस कौन भरेगी? तो राज्य सरकार भरेगी। आरटी 2011 के अनुसार निजी विद्यालयों में शुल्क प्रवेश किस कक्षा तक दिया जाएगा? तो कक्षा 1 से 8 तक ही दिया जाएगा। नेक्स्ट है 654, समग्र शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब किया गया था? 24 मई 2018 को किया गया था। समग्र शिक्षा अभियान में किन किन को समाहित किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा को, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को किया गया है। राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान की शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद RCSCE है। नेक्स्ट प्रश्न है 658, समग्र शिक्षा अभियान में केंद्र और राज्यों का आर्थिक अंशदान कितना है? तो है 60:40 है। समग्र शिक्षा अभियान में विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड लगाने तथा शिक्षकों के कौशल को बढ़ाने के लिए किस पोर्टल के उपयोग पर बल दिया है? तो दीक्षा पे बल दिया गया है। किस ऐप पर, किस पोर्टल के उपयोग पे बल दिया है? तो दीक्षा ऐप पे दिया गया। समग्र शिक्षा अभियान का ध्येय वाक्य क्या है? सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। समग्र शिक्षा अभियान का ध्येय वाक्य क्या है? सबको शिक्षा और अच्छी शिक्षा है। समग्र शिक्षा अभियान के पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र व राज्यों का आर्थिक अंशदान कितना होता है? तो 90:10 होता है। 90:10। नेक्स्ट प्रश्न है अब देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है समग्र शिक्षा अभियान की कार्य योजना में शामिल है तो कौन शामिल है? एक तो डिजिटल शिक्षा है, एक समावेशी शिक्षा है और एक क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना है। समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रम हैं उत्कृष्ट विद्यालय योजना, आदर्श विद्यालय योजना, एकीकृत शाला दर्पण है। समग्र शिक्षा अभियान है एक केंद्र प्रवर्तित फ्लैगशिप कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है 665 नंबर है, राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान को क्रियान्वित करने वाली नोडल एजेंसी है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य है विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक एवं लैंगिक भेदों को समाप्त करना, विद्यालयी शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर समता एवं समावेशी को सुनिश्चित करना, अध्यापकों एवं शैक्षिक तकनीकी पर ध्यान केंद्रित कर स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता का संवर्धन करना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है समग्र शिक्षा अभियान के नए संस्करण की समयावधि क्या है? तो वर्ष 2021-22 से 25-26। नेक्स्ट प्रश्न है समग्र शिक्षा अभियान SMSA द्वारा या का राज्य स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो राज्य परियोजना निदेशक होता है। जिला स्तर पर समग्र शिक्षा अभियान की मॉनिटरिंग प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी होता है तो जिला परियोजना समन्वयक। नेक्स्ट प्रश्न है समग्र शिक्षा की किन दो टीएस पर अधिक ध्यान देकर शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन पर बल दिया गया? तो टीचर और टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, बल दिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर का पंजीकरण कब किया गया? तो 3 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट प्रश्न है 672 नंबर, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का प्रारंभ कब से किया गया? तो 4 अगस्त 2021 को किया गया था। तो इस हिसाब से ये आपकी बुक यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। जितने टॉपिक थे उसके हिसाब से ये सारी क्लासें, सारे जितने भी क्वेश्चन है 672 तक हमने कंप्लीट कर लिए। अब जो 150 क्वेश्चंस दिए गए हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पे दिए गए हैं, वो अपन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये आज की थोड़ी क्लास बड़ी रही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए के साथ। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।